रशिया, ईरान, भारत और चीन एक साथ एक ही मंच पर आ गए हैं और किस तरीके से इस पूरे मामले से इजराइल अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है। आज आपको रिमझिम के 5 पॉइंट्स में यही जानना है। हिजबुल्लाह हमास की नई धमकी क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, कैसे साथ आए रूस, ईरान, चीन और भारत। दूसरा, कितना ताकतवर है हिजबुल्लाह का वो बैंक जहां पर इजराइल ने नए हमले किए हैं। तीसरा, हिजबुल्लाह हमास की नई धमकी क्या है। चौथा, यूएन ने इजराइल पर आखिरकार नए आरोप क्या लगाए हैं। और पांचवा, जंग के बीच इजराइल को कितना आर्थिक नुकसान हुआ है, कितना इकोनॉमिक नुकसान हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए, ये जो पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इलाका है, यहाँ पर डेवलपमेंट्स जंग को लेकर लगातार हो रहे हैं। लगातार मैं आपको शो करके समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे पूरी दुनिया पर इसका खतरा पड़ सकता है। और अब तो रशिया शक्ति प्रदर्शन करने वाला है। रशिया में ब्रिक्स समिट है और वहाँ पर बड़े बड़े देश, और अगर मैं बात करूँ मिडिल ईस्ट से, तो देखिए ईरान पहुँच रहा है। वहाँ पर मैं आपको बता दूं, इंडिया भी पहुँच रहा है, चीन भी पहुँच रहा है। और क्योंकि आपको पता है ईरान लगातार ही जितने भी आसपास के उसके मुस्लिम मुल्क है, इजराइल के खिलाफ एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है। हर मुल्क में जा रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, ईरान यहाँ पर है तो सऊदी अरब में भी विजिट कर रहा है, यमन में भी विजिट कर रहा है, यूनाइटेड अरब इमारात, कतर, बहरीन, फिर आप देख सकते हैं इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, इन सबको वो एक साथ बांधने की कोशिश कर रहा है ईरान। किसके खिलाफ? इजराइल के खिलाफ, जो कि यहाँ है। आपको पता है हिजबुल्लाह भी लेबनान से लगातार इजराइल पर फायरिंग कर रहा है, इजराइल भी वहां पर कर रहा है। अब ईरान का मकसद यह है कि इजराइल जो बीच में एक यहूदी देश है और आसपास आप देख सकते हैं सारे मुस्लिम मुल्क है, तो ईरान क्या करे, इन सबको कॉन्फिडेंस में ले दे। और अब तो वो उधर पहुंच गया। रशिया से कितने गहरे संबंध है ईरान के, आप भी जानते हैं। मैं आपको बता चुकी हूं कि कैसे रशिया से वो कहता है कि तुम हमको न्यूक्लियर टेक्निक दे दो, और ईरान बदले में क्या देता है, हथियार देता है, ताकि रशिया यूक्रेन पर हमला कर सके। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होने वाला है वो ये होने वाला है कि कैसे ईरान ने प्रेसिडेंट पेजेश्कियन, जो कि ईरान के प्रेसिडेंट है, उनको प्रेज किया है कि ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं ना ईरान के प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, कि कैसे सारे देशों में अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हैं, ये बहुत ही उम्दा स्टेप है। और 16th ब्रिक्स समिट में जाना, जो कि रशिया में होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इसकी डिटेल्स देखिए कि कैसे पेजेश्कियन उधर पहुंचने वाले हैं रशिया। देखिए, ब्रिक्स समिट है, 16 ब्रिक्स समिट है, वेंसडे और थर्सडे को, और इधर ये कजान में होने वाला है, तेहरान फॉर रशिया ऑन ट्यूसडे टू ब्रिक्स समिट। और मैं आपको बता दूं, वहां पर चीन भी होगा, वहां पर भारत भी हो गया, और वहां पर कितने बड़े देश होने वाले हैं। और पुतिन, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं कि अगर अमेरिका को ऐसा लगता है कि कोई भी ग्लोबल मैटर में आप रशिया को अलग कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होने देंगे। ये रशिया का शक्ति प्रदर्शन है कि हम भी बहुत ज्यादा पावरफुल स्थिति में हैं। यानी जो वेस्टर्न करना चाहता है, यानी जो अमेरिका करना चाहता है, वो पॉसिबल नहीं है। पुतिन होस्ट अ समिट इन अ बिड टू शो वेस्ट दैट इट कान कीप रशिया ऑफ द ग्लोबल स्टेज। ये एसोसिएट प्रेस की मैं आपको रिपोर्ट बता रही हूं। अच्छा, आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार ये ब्रिक्स समिट क्या है। तो अगर मैं इनिशियली बताती हूं, तो ये ब्रिक्स समिट ये है, संगठन है, अलायंस किस किस का है। इनिशियली जब ये चालू हुआ था, तो ब्राजील, मतलब ब्रिक्स की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताती हूँ, बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रशिया, आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना, और एस मतलब साउथ अफ्रीका। तो जब ये संगठन बना था ब्रिक्स, तो इसमें ये 5 देश शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते ये ईरान पर आया, इजिप्ट पर आ गया, इथोपिया पर आ गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पर आ गया, फिर सऊदी अरेबिया ने भी ज्वाइन कर लिया इस जनवरी में। और अभी अप्लाई किसने कर रखा है? तुर्की ने कर रखा है, अजरबैजान ने कर रखा है, मलेशिया ने कर रखा है। इन्होंने अप्लाई कर रखा है ताकि वो भी इस संगठन का हिस्सा बन जाए। और देखिए, ये सारे एक, चाहे आप कितने भी जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, चाहे आप G20 ले लीजिए, चाहे आप ऐसे अलायंस जो ब्रिक्स समिट ले लीजिए, ये दरअसल अपने रिश्ते अच्छे करने के लिए होते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे मेंबर्स चाहते हैं कि वो भी ब्रिक्स का पार्ट बने। और जो अभी रशिया में होने वाला है, जो पुतिन होस्ट करने वाले हैं, जो कि रशियन प्रेसिडेंट है, अब वहां पर चाइना के शी जिनपिंग भी जाएंगे, भारत के नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, तुर्की के एर्दोगन भी जाएंगे, और ईरान के मसूद पेजेश्कियन भी जाएंगे। इन सब का वहां पर समागम होने वाला है। और एक ही ईरान का तो मुद्दा है कि इजराइल के खिलाफ जितने देश हो सके वो सब में अपना कॉन्फिडेंस बना दे, कि जब बात कोई भी सपोर्ट की आती है तो ईरान को सब सपोर्ट करे। और देखिए कैसे ये ब्रिक्स ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज में ये सारे देश जा रहे हैं। और रशिया की तरफ से कहा गया है कि कैसे 32 कंट्रीज ने कंफर्म कर दिया है हम आ रहे हैं।
20 लोगों ने कहा है कि हम हमारे हेड्स ऑफ स्टेट को भेजेंगे, और तो और इसमें बायलैटरल मीटिंग होगी। आप देखिए कि कैसे मोदी शी जिनपिंग से मिल सकते हैं, मोदी पुतिन से मिलेंगे, किस तरीके से एर्दोगन ईरान के, और तो और ये भी खबर है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो भी मोदी से मिलेंगे। अब देखिए इसका मैं आपको डेवलपमेंट आगे दूं, पहले आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से इसका अभी इस जंग के बीच में कितना ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो ये जो इन्वेजन हो रहा है यूक्रेन में, आफ्टर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, ईरान प्रोवाइडेड मॉस्को विद हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एंड हेल्प लॉन्च देयर प्रोडक्शन इन रशिया। यानी ईरान ने रशिया को मदद की कि तुम ड्रोन ले लो, तुम मिसाइलें ले लो, तुम हथियार ले लो, तुम्हें यूक्रेन से जितनी भी, यूक्रेन के साथ जंग करने के लिए जितनी भी मदद करनी है हम करेंगे तुम्हारी मदद, लेकिन उसके बिहाफ पे आप हमें क्या देंगे, आप हमें उतनी ही चीजें, चाहे आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटी हो गई, चाहे आपका सपोर्ट हो गया, क्योंकि रशिया एक सुपर पावर है तो वो आप सब लेंगे। लेकिन देखिए हालांकि ईरान और रशिया इस बात से मना करते हैं कि हमें ऐसी कोई डील नहीं हुई है, लेकिन सबको पता है कि कैसे ये गठबंधन इन दोनों का चलता है। अब आप पूछेंगे कि इंडिया और तुर्की के लिए इसमें क्या है, तो भारत तो इसका सदस्य है। और देखिए मोदी और पुतिन की बैठक होगी, वहां पर मोदी और, हालांकि चाइना की जितनी भी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कंफर्म नहीं किया है कि क्या मोदी और शी जिनपिंग की अकेले में मुलाकात होगी, क्या मोदी और ईरान प्रेसिडेंट पेजिशकिन की अकेले में मुलाकात होगी, क्या भारत इसमें कोई नया रोल निभाएगा। तो देखिए कई सारे सवाल हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जो मंच सजने वाला है रशिया में, वो मिडिल ईस्ट की जंग को एक नया मोड़ दे रहा है। और आप देखिए कि किस तरीके से रशिया और भारत के तो रिश्ते अच्छे रहे हैं, चाहे वो कोल्ड वॉर के टाइम पे हो, चाहे वो डिफेंस, ऑयल, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, और इन सब पे हुआ हो। अब देखिए रशिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसके बावजूद भी भारत रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है। यानी कोई भी ऐसा जो है रेस्ट्रिक्शन, कोई भी ऐसा आप देखिए बाउंड्री वॉल नहीं है। पूरी तरीके से इधर भारत चाहता है कि उसकी पोजीशन न्यूट्रल रहे, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चीन हो। और अभी अगर मैं आपको ताज़ा अपडेट देती हूं तो भारत के ऑफिशियल्स ने बताया है कि चीन के साथ हमारा समझौता हो गया है कि वो जो LAC है वहां पर अब दोनों ही ट्रूप्स उधर थोड़ा थोड़ा लद्दाख के इधर पीछे हट जाएंगे। आपको वो गलवान घाटी वाला पूरा मामला याद होगा, वो हमला याद होगा, ताकि ऐसा कुछ ना हो। तो ब्रिक्स से पहले चाइना और इंडिया की डील हो गई है कि उनके सैनिक बॉर्डर से आप थोड़ा पीछे हट जाएंगे और वो लड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे। देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा मामला, अब इसको देख के यूएस और इजराइल घबरा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इस वक्त इजराइल कैसे उसके सर पे भूत सवार है कि हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए, हमास को खत्म किया जाए, और लगातार वहां के चीफ मारे जा रहे हैं। और तो और ईरान पर भी हमला होने वाला है, उसका तो एक डॉक्यूमेंट भी लीक हो जाता है, कल मैंने अपने आपको शो में बताया था। तो अगर रशिया में इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, ईरान पहुंच रहा है, बाकी के पावरफुल देश वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उससे यूएस और इजराइल के लिए एक बड़ी टेंशन है। क्योंकि ये जो रशिया कर रहा है ना, वो यूएस को दिखाने के लिए कर रहा है कि जितनी बड़ी पावर तुम हो, जितना इंटरनेशनल लेवल पे तुम सबका शक्ति प्रदर्शन कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, और पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स में हमारा भी उतना ही रोल है, ये रशिया का कहना है। देखिए अनदर की पार्टिसिपेंट इज तुर्की। अच्छा, तुर्की और अमेरिका का जो अभी रिश्ता है और कुछ टाइम पहले का भी, वो बहुत खटास वाला है, क्योंकि तुर्की लगातार आपको पता है ईरान के सपोर्ट में है, लेबनान के सपोर्ट में है, गाजा के सपोर्ट में, इजराइल के खिलाफ है, इजराइल के खिलाफ है तो अमेरिका के भी खिलाफ है। तो देखिए तुर्की कई बार कोशिश कर चुका है कि वो बड़े संगठनों का हिस्सा बने, लेकिन वॉशिंगटन यानी अमेरिका से उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। और एक बीच में किस्सा भी हुआ था F-35 फाइटर को लेके, उस प्रोग्राम को लेके, जिससे अमेरिका और तुर्की के रिश्ते बेहद खराब हो गए। तो अब एर्दोगन चाहते हैं कि वो इस ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए, ताकि वो उनका जो तुर्की का जो स्टैंड है वो और मजबूत हो जाए। अगर वो ब्रिक्स का हिस्सा बन जाते हैं, जहां पर बहुत बड़े बड़े देश उसमें सम्मिलित हैं, तो तुर्की को भी अपनी पावर जस्टिफाई करने में आसानी होगी। और आपको भी पता है तुर्की कैसे लगातार ईरान का सपोर्ट करता है और इजराइल के खिलाफ है। आप देख सकते हैं कि कैसे इधर लिखा हुआ है पीएम मोदी में मीट ईरानियन प्रेसिडेंट इन रशिया एमिड एस्केलेटिंग वेस्ट एशिया टेंशन। और अगर इस बारे में बात होती है तो देखिए बहुत बड़ा स्टेप होगा और हर किसी को जानना होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी और ईरान की क्या बातचीत होती है। क्योंकि लगातार मैं आपको बता दूं इजराइल वहां पर हमले कर रहा है, रशिया के कजान में पूरा का पूरा समिट होने वाला है। और अगर ऐसा होता है मोदी और ईरान के प्रेसिडेंट मिलते हैं तो ये पहली बार होगा कि जब से ईरान के प्रेसिडेंट ने कमान संभाली है जुलाई से, कि पहली बार प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलेंगे। और देखिए जो कोर मेंबर है ब्राजील,
उसके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया है, बीबीसी की रिपोर्ट बता रही हूं, क्योंकि उनके हेड में इंजरी हो गई है। तो ब्रिक्स का जो पहला बी है ब्राजील, उनके प्रेसिडेंट ही समिट में नहीं आएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल पे पूरा समिट होने वाला है। अब मैं आपको आगे बताती हूं कि कैसे रशिया लगातार ईरान को सपोर्ट कर रहा है। अब तो ईरान ने रशिया और ओमान के साथ मिलकर इंडियन ओशियन में एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। किस चीज को लेकर? नेवल ड्रिल की है, यानी समुद्री अपनी पूरी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश की। और ईरान का कहना है रशिया और ओमान हमारे साथ है, अगर समुद्र के द्वारा हम पे कोई भी हमला करना चाहे इजराइल और यूएस तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम सब साथ हैं, हम सब ने अपना वहां पर शक्ति प्रदर्शन किया है और हम तैयार हैं। समुद्री तट से तो आप भूल जाइए, आपको मैंने खुद ही रिपोर्ट्स में बताया है कि कैसे रेड सी में, चाहे वो यमन के हूती विद्रोही हों, चाहे वो यूएस का हमला हो, यूके की, कि वो जो रेड सी है, लाल सागर, उधर कितने अभी तक हमले हो चुके हैं। तो अपनी समुद्री ताकत को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ईरान, और इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम दिया है IMAX 2024, और ये कहीं ना कहीं ईरान को मजबूती देने वाला है। और आप देख सकते हैं कि कैसे रशिया लगातार ईरान के सपोर्ट में खड़ा है। अब दूसरा पॉइंट है कि इजराइल ने अभी लेबनान पर हमला किया है, और कहां हमला किया है? एक बैंक पर हमला किया है जिसका नाम है अल कार्द अल हसन, और पूरा का पूरा ये जो बैंक है, ये आरोप लगाया इजराइल ने कि हिजबुल्लाह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितना भी वो मिलिट्री पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी वो इजराइल पर हमले कर रहे हैं, वो सबका पैसा इस बैंक से आ रहा है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है AQAH। और हमने हिजबुल्लाह का ये फिनेंशियल रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए वहाँ पर हमला किया है। और अगर मैं थोड़ा सा इस बैंक के बारे में आपको बताती हूँ, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, और यूएस डिपार्टमेंट में तो इस पर सैंक्शन लगा रखे हैं। यूएस ने, यानी अमेरिका ने बोल रखा है कि जो बैंक है, जो नॉर्मल हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो ग्लोबली अप्लाई होते हैं, वहाँ स्टैंडर्ड्स ही अप्लाई नहीं होते हैं। और हमने, क्योंकि वहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो अमेरिका ने वहाँ पर सैंक्शन लगा रखा है, यानी बैन लगा रखा है। और देखिए यहाँ पर जो पूरा का पूरा नेटवर्क है इस बैंक का, वो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह, हमास और जितने भी ये ईरान की प्रॉक्सीज हैं उनके लिए मदद के लिए किया जाता था। तो इजराइल ने यहीं पे हमला कर दिया। 34 ब्रांचेस हैं लेबनान में इस बैंक की, जिसमें से 16 एयर स्ट्राइक करता है इजराइल, और वहां पर जो ज्यादातर वहां पर ब्रांचेस हैं उस पर हमला कर देता है। उसकी जो फोटोज है मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन वहां से बयान आता है बैंक की तरफ से कि हमारे जितने भी कस्टमर का पैसा है वो सब सेफ है। इजराइल ने हमला तो कर दिया, लेकिन वो फेल हो गया। पहली बात तो हमने वहां पर कैश ही नहीं रख रखा था, यानी इजराइल इस हमले में फेल हो गया। उन्होंने कोशिश की कि वो इस बैंक पे हमला करके हमारे फाइनेंशियल ढांचे को तोड़ देंगे, लेकिन जो जितना भी हमारे कस्टमर्स का पैसा है वो सब सेफ है, ये हम बताना चाहते हैं। और दूसरा, ये जो इजराइल ने हमला किया है, उनके दिमाग का जो ये दुश्मनों का ये जो बैंकरप्सी है ना, क्योंकि वो खुद ही आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि हमारे भी फाइनेंशियल एड पर हमला कर दे, क्योंकि वो हमारे हमले संभाल नहीं पा रहे हैं। ये आया है हिजबुल्लाह का जो ये पूरा का पूरा बैंक है, वहां की तरफ से स्टेटमेंट आया है, यानी। और फिर देखिए, इजरायली वॉर कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं कि जो ईरान ने सिस्टम बना रखा है ना, कि किस तरीके से पैसा ट्रांसफर कराता है हिजबुल्लाह को, हमास को, हूती विद्रोहियों को, इराक को, कि कैसे ईरान इतना बड़ा देश, कैसे जितने भी संगठन हैं जो कि इजराइल पे लगातार हमले करते रहते हैं, तो ये ईरानियन सिस्टम को हमको तोड़ना था, इसलिए हमने इस बैंक पे हमला किया है। और अगर मैं आपको कुछ और अपडेट्स दे देती हूँ, हाल ही में गाजा में 7 लोगों की हत्या हो जाती है जब इजरायली ऑपरेशन होता है जबालिया रिफ्यूजी कैंप में। और आगे मैं बताती हूँ, याद होगा भी पिछले शो में मैंने आपको बताया था कि कैसे हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागा, ड्रोन हमला किया। कहां पर किया? प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, उनके घर के पास वाली बिल्डिंग पे। अच्छा, उस वक्त जब ये हमला होता है तो उस घर में प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे और उनकी बीवी भी नहीं थी, जिनका नाम है सारा नेतन्याहू। अब सारा नेतन्याहू ने चुप्पी तोड़ी है और बोला है कि हिजबुल्लाह ने जो करने की कोशिश की है ना, जो हम पे हमला करने की कोशिश की है और मेनली इजराइल के प्राइम मिनिस्टर पे हमला करने की कोशिश की है, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पर हमला नहीं है, वो हर किसी पे, एक एक व्यक्ति जो कि इजराइल में रहता है, इजरायली, उस पर हमला है। और देखिए, अब हम इसका बदला लेकर रहेंगे। आगे मैं आपको और बता देती हूँ कि हिजबुल्लाह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह और हमास की धमकियां और उनके हमले नहीं रुक रहे हैं, और उधर से ईरान भी नहीं रुक रहा है। अगर मैं बताती हूँ, हिजबुल्लाह ने अभी हाल ही में इजराइल के ऊपर 25 रॉकेट्स छोड़े हैं, और हिजबुल्लाह का ये दावा है कि हमने 15 इजरायली ट्रूप्स, यानी सैनिकों की जितनी भी टीम्स होती हैं, तो उनकी 15 सैनिकों की टीम को हमने घायल कर दिया है इन 25 रॉकेटों से। और इस पे ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कैसे लगातार हिजबुल्लाह, हमास की जो कासम ब्रिगेड है, वो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि इजराइल का पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट माना जाता है, उसको लगातार वो लोग भेद रहे हैं, लगातार अपने हमले कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इससे इजराइल को नुकसान पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं कैसे 25 रॉकेट्स रिपोर्ट किए गए, और ये खुद इजरायली मिनिस्ट्री ने बताया है।
आगे देखिए, IRNA न्यूज एजेंसी की खबर है कि कैसे हिजबुल्ला ने इतने रॉकेट फायर किए और एक तो जो इजरायली ड्रोन आया था वहां पर घूमता हुआ लेबनान में, उसको भी गिरा फेंका। ये तस्वीर देख लीजिए। फिर कैसे इराकी रेजिस्टेंट ड्रोन भी लगातार गोलान हाइट्स पे हमले कर रहे हैं, यानी इजराइल पे हर तरफ से हमला हो रहा है और इजराइल भी लगातार लेबनान और गाजा में तबाही मचाए हुए हैं। और देखिए, जो पड़ोसी मुल्क है इजराइल का, जॉर्डन, उन्होंने कहा है कि इजराइल पर सैंक्शंस लगाओ, एम्बार्गो लगाओ, क्योंकि अब इजराइल ने हद कर दी है। गाजा और लेबनान में जो मासूमों की जान जा रही है, इजराइल ने हद कर दी है। अब इन पे सैंक्शंस लगाओ ताकि वहां पर मासूमों की जिंदगियां बच सके। लेकिन इजराइल का यह कहना है कि आप लोग समझ नहीं रहे हैं कि हम हमास और हिजबुल्ला जो कि लगातार इजराइल पे हमले कर रहा है, हमारे लोगों की जान खतरे में है, तो हम उनके बेस तबाह कर रहे हैं। हमारी जंग सिविलियन से नहीं है। हम तो पहले बता देते हैं कि हम हमला करने वाले हैं, फिर हम हमला करते हैं ताकि वहां पर मासूमों की जान न जाए और वो लोग उस इलाके से चले जाएं। लेकिन ये जो पूरी स्थिति है वो बहुत भयंकर बनी हुई है। आगे देखिए, हिजबुल्ला कैरीज आउट फ्रेश अटैक्स ऑन हाइफा। अच्छा, हाइफा जो कि इजराइल की 3rd लार्जेस्ट सिटी है, वहां पर तो इतनी तबाही मचा दी है हिजबुल्ला ने, लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं। तबाही के विजुअल्स मैं आपको बता चुकी हूं और देखिए ये भी ताजा विजुअल्स आए हैं कि वहां पर रोज आप देख लीजिए, गिन के ले लीजिए, हिजबुल्ला 100 से 200 हमले तो कर ही रहा है इजराइल के ऊपर। और इजराइल भी नहीं रुक रहा है। गाजा में रोज कहीं ना कहीं मौत हो रही है, लेबनान में रोज कहीं ना कहीं मौत हो रही है और दोनों तरफ से उतनी ही क्षति पहुंची जा रही है। इजराइल ने कंफर्म किया कि जो हमारा कमांडर है इस पूरी 401 ब्रिगेड का, वो गाजा में मारा गया। जो गाजा की तरफ से, यानी गाजा में जो हमास की तरफ से हमले हो रहे थे, उनकी तस्वीर यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो फिलिस्तीन के रेजिस्टेंट फाइटर्स हैं, उन्होंने हमारे 401 आर्मर्ड ब्रिगेड है, बहुत बड़े लेवल की पोस्ट है ये, उनको मार गिराया। तो देखिए, ऐसा नहीं है इजराइल को नुकसान नहीं हो रहा है। वहाँ पे हिजबुल्ला के ड्रोन हमलों से 4 सोल्जर्स मर जाते हैं, कितने लोग घायल हो जाते हैं और अब तो यहाँ पर एक कमांडर की भी मौत हो चुकी है। फिर आगे देखिए, आगे आप देख सकते हैं कि कैसे ईरान और तंजानिया ने MOU साइन किया है ट्रेड और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन के लिए। देखिए, ईरान नहीं रुक रहा है। ईरान लगातार आसपास के देशों में जा रहा है, रशिया में समिट करने जा रहा है, जो उसको मिल रहा है देश उससे अपना सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो ईरान इस वक्त, क्योंकि आपको पता है इजराइल और ईरान में डायरेक्ट हमले नहीं चल रहे हैं, गाजा और जो यमन के हुती विद्रोही हैं और जो लेबनान में हिजबुल्ला है, वहां पर हमले चल रहे हैं। ईरान अभी वेट कर रहा है कि इजराइल कब हम पे हमला करे तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ईरान का अभी सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जितने देश हो सकें, जितने मुल्क हो सके, उनके साथ बातचीत करके रखो और जब समय आए तो उनका सपोर्ट मांग लो। आगे देखिए कि कैसे ये जो पूरी की पूरी कम्युनिटी है, OCI जो मैंने आपको बता दिया है, उनमें 57 देश हैं जो ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, पूरे जो मुल्क हैं, 57 देश हैं इस पूरी की पूरी कम्युनिटी में। उन्होंने ये बताया है कि जो इजराइल कर रहा है वो डिसग्रेस टू ह्यूमैनिटी है, यानी ये जो भी हो रहा है वो इंसानियत के खिलाफ हो रहा है। मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि कैसे ये 57 देशों ने ये भी कहा था कि ईरान ने इनको एक साथ लिया था कि कैसे इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप ये देख सकते हैं, ये एक तस्वीर IRNA न्यूज़ एजेंसी की तरफ से आई है कि कैसे जापान में एक मिलिट्री एग्जीबिशन लगती है, लेकिन वहाँ के लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उस एग्जीबिशन में एक इजराइल की कंपनी भी होती है। तो उन लोगों ने इतना विरोध किया कि उस इजरायली जो कंपनी है उसको वहाँ से हटाना पड़ा, ताकि जापान में भी देखिए इस तरीके से विरोध हो रहे हैं। और अगर मैं आपको मोरक्को का सीन दिखाती हूँ, ये तस्वीर देख रहे हैं, ये फुटबॉल का पूरा स्टेडियम है। मैं आपको बता दूं, इधर फुटबॉल मैच चल रहा है और यहाँ पर इस्माइल हानिये और सिनवार की जो हमास के चीफ रह चुके हैं, जिनका असैसिनेशन हो गया इजराइल के द्वारा, उनके समर्थन में यहाँ पर नारे लग रहे हैं। आगे बढ़िए कि कैसे हिजबुल्ला कह रहा है कि हम तो रेडी हैं, हमारे पास हथियार है, हम पूरी तरीके से रेडी हैं, इजराइल हम पे हमले करेगा, हम डबल हमले करेंगे। आगे देख लीजिए, इस्लामिक जिहाद जो एक संगठन है, उन्होंने ये कहा है कि पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबल है ना, वो अमेरिका है। अमेरिका ही जो इतना मैसेकेयर हो रहा है गाजा में, इतना मैसेकेयर हो रहा है लेबनान में, इन सब का जो दोषी है वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ही है ना जो इजराइल को फंड कर रहा है, अमेरिका ही है ना जो उनको पूरी तरीके से ये कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए, ईरान की जो तैयारी है वो हर तरीके से चल रही है, आसपास से मुल्क से बात करना, और अपनी भी आप ये तस्वीर देख रहे हैं कैसे पूरी की पूरी बॉर्डर वॉल बना दी है ईरान ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है बॉर्डर वॉल से लेकर, ताकि कोई भी हमला हो इजराइल की तरफ से या कोई भी हमला हो ग्राउंड की तरफ से कोई आना चाहे तो वो ना आ जाए। तो देखिए पूरी की पूरी इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। और तो और जो US के सेक्रेटरी हैं ब्लिंकन, वो अब इजराइल की यात्रा पर हैं और उनका एक ही मकसद है कि ये जितना भी रीजनल वॉर आगे बढ़
रहा है उसको रोका जाए, कहीं ना कहीं गाजा में सीज फायर हो, लेबनान में जो हत्याएं हो रही हैं वो रुक जाए, और ये जो दोनों इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, ये सब एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल सोल्यूशन पर आ जाए। अमेरिका लगातार, और ये तकरीबन 11वीं विजिट है जो गाजा में हमला हुआ था। मैं आपको बता दूं, गाजा की तरफ से जो हमला हुआ था इजराइल में 7 अक्टूबर को, उसके बाद से 11वीं विजिट है अमेरिका के ब्लिंकन की यहां पर कि वो मिडिल ईस्ट में आएंगे। अच्छा, इजराइल तो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि आसपास जगह जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन पूरा उनका मकसद यही है कि ये पूरा का पूरा जो वॉर है वो एक ही जगह सिमट सके और वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना जाए। अब देखिए, ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की रिपोर्ट में आपको बता रही हूं कि कैसे ये पूरा बोला गया है कि स्पेकुलेशन है इजरायली अटैक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। तो वहां पर जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, वो कहते हैं अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ यानी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर आंच आई तो सबसे पहले तो ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ होगा, और फिर कोई भी देश हमको ये ना बोले कि हमने इतनी भयंकर तबाही मचाई। मतलब वो लोग वार्निंग दे रहे हैं, इजराइल को समझा लो कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला नहीं करे, वरना जो हम करेंगे फिर वो तबाही होगी। फिर देखिए कि कैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची कहते हैं कि वो अब कुवैत भी जा रहे हैं, बहरीन भी जा रहे हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि कैसे ऑलरेडी वो विजिट कर चुके हैं तुर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, सऊदी अरब, कतर, इराक और ओमान। ये सारी जगह वो ऑलरेडी जा चुके हैं, वहाँ पर कोई ना कोई पैक्ट साइन करके आ चुके हैं, वहाँ के ऑफिशियल से बात करके आ चुके हैं। अब देखिए, अब जो यूएन और इजराइल की तनातनी है वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यूएन ने इजराइल पर नए आरोप लगाए हैं कि सबसे पहले तो जो यूएन पीस कीपर्स का टावर था, वॉच टावर था, उसको तहस नहस कर दिया है इजराइल ने, और कैसे हमारी जो ये यूएन साइट है उसकी फेंस को भी तोड़ दिया है लेबनान में। लगातार मैंने आपको शो में बताया है कि कैसे इजराइल ने यूएन पीस कीपर्स के इलाकों पर हमला किया। इजराइल का ये कहना था कि हम तो हिजबुल्लाह के बेस खत्म करना चाह रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा इजराइल ने कि यूएन पीस कीपर्स को हम कहते हैं यानी शांति सैनिकों की वहां से निकल जाएं। लेकिन उनकी तरफ से, यूएन की तरफ से आया कि ये जो शांति सैनिक हैं वो तो पूरे हर देश में है ना, तो हम उनको वहां से नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमारा काम है ऑब्जर्व करना, हमारा काम है वहां पर जितने भी लोग हैं वहां पर शांति बनाए रखना, तो हम तो नहीं हटाएंगे। तो अब यूनिफिल कह रहा है कि भैया हमारे वॉच टावर को ही तुम्हारी दुश्मनी अगर हिजबुल्लाह हमास से है तो यूनिफिल ने क्या बिगाड़ा है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल है, तो इसके खिलाफ क्यों जा रहे हो। यूएन तो ये भी कह रहा है कि गाजा में अभी भी इजराइल मदद पहुंचाने के लिए उसने पूरे द्वार नहीं खोले। मैंने आपको बताया था अमेरिका ने संदेशा भेजा था इजराइल को कि तुम लोग गाजा में जो मदद आ रही है खाने की, पानी की, वहां पर दवाइयों की, तो तुम उसको आने दो। फिर इजराइल भी शुरू हो गया कि देखो हम तो पोलियो वैक्सीनेशन भी करा रहे हैं, हम तो पूरी मदद जाने दे रहे हैं। लेकिन यूएन कह रहा है कि ऐसा नहीं है, गाजा में अभी भी मदद नहीं पहुंच पा रही है। और कैसे नहीं पहुंच पा रही है मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने ये बताया कि देखिए ट्रक्स की जो तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाती चलती हूँ कि किस तरीके से कहा जा रहा है। और वहाँ पे जो यूएन ग्रुप की चीफ है वो ये कहती हैं कि लोग वहां पर मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, लेकिन इजराइल ऐसा होने नहीं दे रहा है। आगे देखिए कि किस तरीके से इजराइल डिफेंस फोर्स लिखता है कि हिजबुल्लाह ने पहले तो घरों में हथियार छुपा रखे थे आम लोगों के, लेकिन अब तो जो नॉर्मल गाड़ियां हैं उसमें भी हथियार पड़े हैं कि इजराइल के लोगों पर जब चाहे हमला कर सकें। और देखिए ये वो पोस्ट है जो लगातार इजराइल बता रहा है कि वहां पर पोलियो वैक्सीनेशन भी चल रही है और हम लोग मदद भी पहुंचवा रहे हैं गाजा और लेबनान में। और देखिए इजराइल डिफेंस फोर्स ये कहता है कि जितने भी हमने जो ये बैंक पर हमला किया ना अल हसन, वहां पर हिजबुल्लाह की पूरी मिलिट्री विंग है, पूरा का पूरा वहीं से ही नेटवर्क चल रहा था और इसको ही तबाह हमको करना था। अब देखिए अब अगला पॉइंट हमारा यही है कि इजराइल इतने हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल के लिए खुद के लिए कितना एक्सपेंसिव हो गया है, यानी बिल पे करना इस पूरी जंग का कितना एक्सपेंसिव हो गया है। अगर हम देखते हैं तो कंट्री अब एक पूरी की पूरी तरीके से डिक्लाइनिंग इन्वेस्टमेंट तौर पर है, यानी अब इजराइल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, वहां के लोगों को हाई टैक्स देना पड़ेगा। वहां पर अब गवर्नमेंट को यह चुनना है कि हम सोशल सर्विसेज यानी जितना हम मिलिट्री में खर्च कर रहे हैं उसको ज़्यादा बढ़ा दें या फिर हम लोगों के लिए खर्चा करें। आप देख सकते हैं कि जब ये अक्टूबर 7, 2023 में हमास का हमला हुआ था उससे पहले ये लोग मिलिट्री पे कितना खर्च कर रहे थे, $1.8 बिलियन। लेकिन इस वक्त की स्थिति ये कहती है कि मिलिट्री पे इन्होंने $4.7 बिलियन खर्च कर दिया है। ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च की इंस्टीट्यूट की पूरी रिपोर्ट है। और देखिए द वॉर हर्ट ग्रोथ एंड द लेबर सप्लाई, वहाँ पर लेबर नहीं है, यानी वहाँ पर काम करने वाले लोग नहीं हैं। इजराइल का जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो 5.6% गिर चुका है। 38 कंट्रीज़ जो कि कही जाती है रिच नेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन में, वहाँ पर इजराइल की वर्स्ट परफॉर्मेंस है।
और आपको पता है कि अगर फाइनेंशियली सफर कर रहा है इजराइल, तो उसको बैकअप कौन दे रहा है? अमेरिका बैकअप दे रहा है। और आप देख सकते हैं सिर्फ इजराइल की स्थिति खराब नहीं है, गाजा, लेबनान, इनकी भी स्थिति बहुत खराब है। और अगर मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती हूं तो वेस्ट बैंक में इकोनॉमी 25% तक नीचे गिर गई है। आगे देखिए कि अब इजराइल पे इकोनॉमिक बर्डन आ गए हैं। वहां पर मिलिट्री सर्विस को क्योंकि ज़्यादा पैसा जा रहा है तो लेबर सप्लाई नहीं है। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट न्यू बिजनेस में कम हो गया है। वहाँ पर फ्लाइट्स नहीं पहुँच पा रही, यानी जो वहाँ पर इजराइल का एयरपोर्ट सिस्टम है, तो अब वहाँ पर कोई जा ही नहीं रहा है, फ्लाइट ले ही नहीं रहा है, कौन जाना चाहेगा? तो उनका जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो भी प्रभावित हो गया है। और एयरपोर्ट भी इतना खर्चा नहीं है अभी कि वहाँ पर कोई आ रहा हो, जा रहा हो। और कैसे गवर्नमेंट अब हाउसिंग के लिए भी पे कर रही है हज़ारों लोगों के लिए जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया इजराइल में, क्योंकि बॉर्डर के नियर जो ये पूरा का पूरे साउथ इलाके में अभी टेंशन चल रही है, गाजा में, चाहे आप ले लीजिए लेबनान में, तो इस तरीके से जो बॉर्डर इलाके हैं उन सबको खाली करवा दिया इजराइल ने और उनको कहीं और डिस्प्लेस कर दिया है। अब उनका भी खर्चा इजराइल सरकार ही उठा रही है। अब देखिए इजराइल की इकोनॉमी कैसे एक साल में बदतर हो गई है। अगर हम रिकॉल करते हैं 2006 में भी हिजबुल्लाह के साथ ऐसी ही वॉर हुई थी, लेकिन वो सिर्फ 34 दिन चली थी। लेकिन इधर तो एक साल से ज़्यादा हो गया है, गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान और अब तो ईरान भी। तो अब ये रुकने का नाम नहीं ले रही है और अभी तो ये और वर्स्ट होगी। लेकिन देखिए जब भी इजराइल के पास कोई फाइनेंशियल मदद नहीं होती है, यूएस पहुंच जाता है। यूएस चाहे अपने मिलिट्री एड हो, चाहे पैसे हों, चाहे वो अपना थर्ड बैटरी सिस्टम यानी डिफेंस सिस्टम हो, वो सब लेके पहुंच जाता है इजराइल। देखिए रफली अगर मैं आपको बता दूं $3.8 बिलियन पर ईयर की डील है। किस तरीके से लगातार $17.9 बिलियन की मिलिट्री एड इजराइल को देता है यूएस। तो देखिए यूएस का कितना सपोर्ट है, यूएस की सपोर्ट के बिना कैसे इजराइल काफ़ी कमज़ोर पड़ सकता है। यूएन की तरफ से लगातार इजराइल पर आरोप लग रहे हैं कि इजराइल नहीं पहुंचने दे रहा है गाजा में मदद। वहां की जो देखिए फिलिपी नजारिनी है जो कि हेड है यूएन फिलिस्तीन रिफ्यूजी एजेंसी की, वो कहती है वहां पर शेल्टर्स ओवर क्राउडेड हो गए हैं। इतनी भीड़ हो गई है शेल्टर्स में कि लोगों को टॉयलेट्स में, बाथरूम में रहना पड़ रहा है। अगर आप देखेंगे, अगर जो भी लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं वो मर जा रहे हैं। जो भी लोग, जितने भी लाशें स्ट्रीट्स पर पड़ी हुई हैं, तो लाशें बिछी हुई हैं, उनको उठाने के लिए, कोई सहायता करने के लिए, डंप करने के लिए कुछ भी नहीं है। और तो और जो ये रेस्क्यू करना होता है, खंडर में अगर कोई फंस गया है तो उनको रेस्क्यू करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास लोग नहीं हैं, कोई भी नहीं है, क्योंकि इजराइल ये सब कुछ रोक रहा है। और जो ये कर रहा है इजराइल, वो कहीं ना कहीं इंसानियत की हदें पार है। डिनाइंग एंड वेपनाइजिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अचीव मिलिट्री पर्पसेस, यानी अपने फ़ायदे के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए जो इजराइल कर रहा है वो बेहद ख़तरनाक है। तो देखिए यूएन और इजराइल में तो जंग छिड़ी हुई है और इजरायली मिलिट्री कहती है कि कैसे 25 रॉकेट हमारे पर आते हैं लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से, और कैसे हमारे लोगों की जान खतरे में है। और तो और जो यूएस की थाड मिसाइल सिस्टम है वो भी इजराइल पहुंच गई है। अब इजराइल को पूरी तरीके से वो सेफली, देखिए डिफेंस सिस्टम अमेरिका का इजराइल पहुंच गया है और 200 किलोमीटर के ऊपर जो भी वहाँ से हमला आ रहा है, चाहे वो लेबनान की तरफ से हो, गाज़ा की तरफ से हो, चाहे वो ईरान की तरफ से हो, उसको वो रोक सकते हैं। और तबाही की ये तस्वीर देखिए कि कैसे अभी जो इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है, ये वो तस्वीरें हैं कि कैसे जो ब्रांच थी उस बैंक की, किस तरीके से उसको खंडर में बदल दिया गया है। और देखिए जब हमले होते हैं तो इसी तरीके से होते हैं, पूरा का पूरा जो मंजिल, जितनी भी इमारतें हैं वो सब खंडर हो जाती है, उसमें कोई है तो वो इसी खंडर के नीचे दब के मर जाता है। तो अब देखिए ये जो ब्रिक्स समिट होने वाली है, तो इसमें बहुत बड़े डेवलपमेंट होंगे। ये मिडिल ईस्ट का पूरा जो पैमाना है वो किस मोड़ लेता है, ये आपको और मुझे जानना होगा। आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं और ऐसी कौन सी जानकारी है जिसके बारे में आप बेहतर जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।